कहानी की शुरुआत होती है एक नीले आसमान के नीचे फैले गोथम सिटी से। कैमरा एक ऊंची इमारत के कांच की तरफ तेजी से बढ़ता है। अचानक एक जोरदार धमाका होता है और कांच के टुकड़े हवा में बिखर जाते हैं। दो लोग जिन्होंने जोकर का मास्क पहना हुआ है एक जिपलाइन के जरिए दूसरी इमारत पर कूदते हैं। गोथम का ये सन्नाटा अब टूटने वाला है। यह कोई आम चोरी नहीं थी। उधर सड़क के किनारे एक शख्स खड़ा है जिसके हाथ में एक जोकर मास्क है। वहाँ एक वैन रुकती है और वो उसमें बैठ जाता है। वैन के अंदर 3 और लोग हैं। सबने वही डरावने जोकर मास्क पहने हुए हैं। वे आपस में बात कर रहे हैं कि उनका बॉस कौन है। एक लुटेरा कहता है, मैंने सुना है उसे जोकर कहते हैं, वो अजीब है, उसने चेहरे पर पेंट लगाया हुआ है। दूसरा मजाक उड़ाता है, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं है कि जिस शख्स का वो मजाक उड़ा रहे हैं वो शायद उनके बहुत करीब है। वे गोथम नेशनल बैंक में घुसते हैं। गोलियां चलती हैं, लोग जमीन पर गिर जाते हैं, दहशत फैल जाती है। लेकिन ये लुटेरे प्रोफेशनल है। हर किसी का एक खास काम है। एक तिजोरी खोल रहा है, एक अलार्म सिस्टम काट रहा है और एक भीड़ को काबू कर रहा है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। हर लुटेरे को एक गुप्त निर्देश दिया गया है। जैसे ही तुम्हारा साथी अपना काम पूरा करे उसे गोली मार दो ताकि तुम्हारा हिस्सा बढ़ जाए। ये जोकर का पहला दांव था। अराजकता की शुरुआत उसने अपनों से ही की थी। जैसे ही अलार्म काटने वाले ने अपना काम खत्म किया उसके साथी ने उसे पीछे से गोली मार दी। जैसे ही तिजोरी खोलने वाले ने दरवाजा खोला उसे भी मार दिया गया। गिरफ्तारी का यह सिलसिला इतना सटीक था जैसे कोई खौफनाक सिम्फनी बज रही हो। बैंक का मैनेजर जो एक शॉटगन लेकर बाहर आता है और चिल्लाता है, तुम जानते हो तुम किसका बैंक लूट रहे हो, तुम सब मरोगे। वह माफिया का नाम लेता है। वह कहता है कि गोथम के अपराधी पहले किसी उसूल को मानते थे। तभी आखिरी बचा हुआ लुटेरा जो अब तक खामोश था मैनेजर के पास जाता है। वह अपना मास्क उतारता है। पहली बार दुनिया देखती है उस चेहरे को, सफेद आंख जैसा चेहरा, खून की तरह लाल फटे हुए होंठ और वो आंखें जिनमें किसी के लिए कोई दया नहीं थी। ये जोकर था। वह मैनेजर के मुंह में एक गैस ग्रेनेड डालता है और बहुत ही ठंडे अंदाज में कहता है, मेरा मानना है कि जो चीज तुम्हें मार नहीं पाती वो तुम्हें और भी अजीब बना देती है। वह बैंक से बाहर निकलता है और एक स्कूल बस में बैठता है जो चालाकी से बैंक की दीवार तोड़कर अंदर आई थी और बच्चों की स्कूल बसों की लाइन में शामिल होकर ओझल हो जाता है। लेकिन असली खेल अब शुरू होने वाला था। अब कैमरा मुड़ता है गोथम की अंधेरी रातों की तरफ। आसमान में बैट सिग्नल चमक रहा है। शहर के अपराधी इस रोशनी को देखकर सहम जाते हैं। एक पार्किंग लॉट में माफिया जेजन और स्केरक्रो के बीच डील चल रही है। स्केरक्रो जो अपनी डर फैलाने वाली ड्रग्स के लिए जाना चाहता है जेजन को अपना मार लिखा रहा है। तभी वहाँ हलचल होती है। कुछ लोग बैटमैन की ड्रेस में वहाँ हमला करते हैं। ये नकली बैटमैन है जो ब्रूस वेन से प्रेरित होकर खुद कानून हाथ में ले रहे हैं। स्केरक्रो हंसता है और अपनी कुतों को उन पर छोड़ देता है। लेकिन तभी एक असली साया ऊपर से गिरता है। एक ऐसी एंट्री जो रोंगटे खड़े कर देती है। बैटमैन अपनी टैंक जैसी गाड़ी टम्बलर के साथ वहाँ पहुँचता है। वह असली और नकली के बीच का अंतर साफ कर देता है। वह स्केरक्रो को पकड़ता है, नकली बैटमैन को बचाता है, लेकिन वह खुश नहीं है। वह थका हुआ है। जब एक नकली बैटमैन उससे पूछता है, मुझ में और तुम में क्या फर्क है, तब बैटमैन अपनी गाड़ी में बैठते हुए बस इतना कहता है, आई एम नॉट वेयरिंग हॉकी पैड्स। ब्रूस वेन वापस अपने सीकर बंकर में आता है। उसके शरीर पर जख्मों के निशान है, कुत्तों के काटने के निशान, गोलियों के घाव। अल्फ्रेड उसका वफादार साथी उसे टांके लगाता है। यहाँ हमें ब्रूस की इंसानियत और उसकी कमजोरी दिखती है। वह भगवान नहीं है, वह एक मरता हुआ इंसान है जो अपनी हदें पार कर रहा है। उसे समझ आ रहा है कि गोथम को एक नकाबपोश रक्षक से ज्यादा कुछ चाहिए। उसे एक ऐसा चेहरा चाहिए जिसे लोग आदर्श मान सके, और वह चेहरा है हार्वे डेंट। वह हैंडसम है, निडर है और उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। हार्वे अदालत में माफियाओं के खिलाफ लड़ रहा है। एक सीन में जब एक अपराधी उस पर कोर्ट के बीच में बंदूक तान देता है, हार्वे बिना डरे उसे मुक्का मारता है और बंदूक छीन लेता है। ब्रूस वेन को हार्वे में गोथम की उम्मीद दिखती है, लेकिन उसे यह भी पता है कि हार्वे रेचल डॉस के साथ रिलेशनशिप में, वही रेचल जिससे ब्रूस प्यार करता है। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं शहर के सारे बड़े माफिया मादोनी, जेजन और बाकी लोग एक वीडियो कॉल पर है। उनका सारा पैसा गायब हो चुका है। उनका अकाउंटेंट लाओ सारा पैसा लेकर हांगकांग भाग गया है क्योंकि उसे पता है कि हार्वे डेंट उसे नहीं छोड़ेगा। तभी अंधेरे कोने से एक अजीब सी हंसी सुनाई देती है। जोकर उस मीटिंग में बिना बुलाए आ जाता है। उसकी एंट्री इतनी डरावनी है कि माफिया भी डर जाते हैं। वह एक पेंसिल निकालता है और कहता है, क्या आप एक मैजिक ट्रिक देखना चाहेंगे? वह पेंसिल को टेबल पर काटता है और जब एक गुंडा उसे मारने आता है जोकर उसका सिर टेबल पर पैदा कर पेंसिल गायब कर देता है। पूरे कमरे में सन्नाटा छा जाता है। जोकर उन्हें सच बताता है। वह कहता है कि बैटमैन ने उन्हें मजबूर कर दिया है और अब वे छिप रहे हैं। वो एक बहुत ही सिंपल ऑफर देता है, किल द बैटमैन। माफिया हंसते हैं, लेकिन जोकर उन्हें चेतावनी देता है कि अगर उन्होंने अभी उसे नहीं रोका तो वे सब खत्म हो जाएंगे। वो पैसे नहीं मांगता, वह बस एक मौका मांगता है गोथम की व्यवस्था को ध्वस्त करने का। वह कहता है, अगर तुम किसी चीज में अच्छे हो तो उसे कभी मुफ्त में मत करो। यहीं से कहानी एक खतरनाक मोड़ लेती है। जोकर ने अपनी चाल चल ली है। उसने माफिया को डरा दिया है, बैटमैन को चुनौती दे दी है और गोथम की शांति को आग लगाने का सामान तैयार कर लिया है। अब तक सब कुछ कंट्रोल में लग रहा था, लेकिन
लेकिन असली खौफ अब शुरू होने वाला था। जोकर ने ऐलान कर दिया है कि जब तक बैटमैन अपना मास्क नहीं उतारता हर रोज लोग मरेंगे। इधर बैटमैन के लिए मुश्किल सिर्फ जोकर नहीं था, माफियाओं का सारा काला धन अब हांगकांग जा चुका था, जहां गोथम की पुलिस के हाथ नहीं पहुंच रहे थे। लाओ, जो माफियाओं का अकाउंटेंट है, हांगकांग की एक गगनचुंबी इमारत में छिपा बैठा था। उसे लगा था कि वह सुरक्षित है क्योंकि कोई भी देश उसे एक्स्ट्राडाइट नहीं करेगा, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि बैटमैन के लिए कोई सरहद मायने नहीं रखती। ब्रूस वेन और जिम गॉर्डन एक गुप्त छदर मिलते हैं। गॉर्डन बताता है कि लाओ को वापस लाना कानूनी रूप से नामुमकिन है। यही ब्रूस उसे एहसास दिलाता है कि उसे कानून की जरूरत नहीं है। ब्रूस अपने नए सूट की मांग करता है। वह ल्यूशियस फॉक्स के पास जाता है जो रेन एंटरप्राइजेस का दिमाग है। ल्यूशियस उसे एक नया, हल्का और फ्लेक्सिबल सूट देता है जो ब्रूस को ज्यादा रफ्तार देता है, लेकिन एक कमी के साथ, ये सूट गोलियों के खिलाफ थोड़ा कमजोर है। ब्रूस मुस्कुराते हुए कहता है दिल्ली के कुतुब से बचने के लिए यही काफी है। ब्रूस हांगकांग पहुंचता है। वह अपनी रईसी का दिखावा करने के लिए पूरी पहली टीम के साथ एक आलीशान बोट पर निकलता है ताकि किसी को शक न हो, लेकिन रात होते ही वह द डार्क नाइट बन जाता है। लाओ की बिल्डिंग की सुरक्षा दुनिया में सबसे बेहतरीन है, लेकिन बैटमैन के पास ल्यूशियस का बनाया हुआ एक खास विस्फोटक स्टिकी बम है। वह एक ऊंची पहाड़ी से कूदता है और अपने केप को पंखों की तरह फैलाकर हवा में तैरते हुए सीधे लाओ के ऑफिस की कांच की खिड़की तोड़कर अंदर घुसता है। वहां जबरदस्त फाइट होती है। लाओ के गार्ड्स मशीन गन से गोलियां चलाते हैं, लेकिन बैटमैन की रफ्तार के सामने बुरीक नहीं पाते। वह लाओ को पकड़ता है और उसे एक गुब्बारे के जरिए हवा में खींच लेता है, जहां एक C-130 विमान उसे हवा में ही लपक लेता है। उसके बाद लाओ को वापस गोथम लाया जाता है। हार्वे डेंट अब जीत के करीब है। लाओ गवाही देने को तैयार हो जाता है, जिससे गोथम के सारे माफिया एक साथ जेल जा सके। माफियाओं को अब समझ आ गया है कि उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। जोकर एक वीडियो जारी करता है जो पूरे शहर में दहशत फैला देता है। वीडियो में एक नकली बैटमैन ब्रायन जोकर के कब्जे में है। जोकर उसे टॉर्चर कर रहा है और कैमरे की तरफ देखकर कहता है तुम बैटमैन को देखना चाहते हो? जब तक बैटमैन अपना असली चेहरा नहीं दिखाता मैं हर रोज लोगों को मारूंगा और मैं अपनी बात का पक्का हूँ। अगली सुबह गौतम के लोग सहमे हुए जागते हैं। जोकर अपनी धमकी पूरी करता है। वह जज सलीलो को एक कार बम में उड़ा देता है और पुलिस कमिश्नर लोई को छड़ देकर मार देता है, लेकिन उसका असली निशाना कोई और है और वो है हार्वे डेंट। ब्रूस वेन हार्वे के लिए एक शानदार डिनर पार्टी होस्ट कर रहा होता है। वह चाहता है कि लोग हार्वे को अपना अगला मसीहा माने। पार्टी में रेचल और हार्वे के बीच की केमिस्ट्री देकर ब्रूस को थोड़ा दुख होता है, लेकिन वह अपने शहर के भविष्य के लिए यह कुर्बानी देने को तैयार है। अचानक पार्टी में जोकर की एंट्री होती है। वह अपने गुंडों के साथ अंदर आता है और मेहमानों को डराता है। वह हार्वे डेंट को ढूंढ रहा है। वह रेचल के पास पहुंचता है और उसे अपनी डरावनी मुस्कान की कहानी सुनाता है। वह कहता है कि कैसे उसने अपने चेहरे को खुद चीर लिया था ताकि उसकी पत्नी अकेला महसूस न करे। जोकर की कहानी में सच्चाई कम और पागलपन ज्यादा है। वह हर बार अपनी कहानी बदल देता है। तभी बैटमैन वहां पहुंचता है और वह जोकर के गुंडों की धुलाई शुरू कर देता है। तभी जोकर रेचल को खिड़की से बाहर लटका देता है। वह बैटमैन को चुनौती देता है। वह बोलता है या तो मुझे पकड़ो या अपनी प्रेमिका को बचाओ। वह रेचल को नीचे फेंक देता है। बैटमैन बिना सोचे खिड़की से कूद जाता है और हवा में ही रेचल को पकड़कर एक कार की छत पर गिरता है। रेचल बच जाती है, लेकिन जोकर फिर से गायब हो जाता है। रूस को अब समझ आने लगा है कि जोकर कोई मामूली अपराधी नहीं है। वह उन लोगों में से नहीं है जिन्हें डराया या खरीदा जा सके। अल्फ्रेड उसे समझाता है कि कुछ लोग बस दुनिया को चलते हुए देखना चाहते हैं। जोकर की अगली चाल और भी भयानक है। वह शहर के मेयर की हत्या की कोशिश करता है जब पुलिस कमिश्नर का अंतिम संस्कार हो रहा होता है। अंतिम संस्कार के दौरान जब पुलिस की टुकड़ी सम्मान में गोलियां चलाती है, जोकर और उसके आदमी पुलिस की वर्दी में ही वहां मौजूद होते हैं। वे मेयर पर निशाना साधते हैं, लेकिन एन वक्त पर जिम गॉर्डन मेयर के सामने आ जाता है और गोली खुद खा लेता है। गॉर्डन नीचे गिर जाता है और उसे मरा हुआ घोषित कर दिया जाता है। पूरा शहर मातम में डूब जाता है। बैटमैन को अब अपराधी माना जा रहा है। लोग चिल्ला रहे हैं कि बैटमैन अपना चेहरा क्यों नहीं दिखाता। हार्वे डेंट भी अपना आपा खोने लगा है। वह जोकर के एक गुंडे को पकड़कर उसे एक सुनसान गली में ले जाता है और अपना सिक्का उछाल कर उसे मारने की धमकी देता है। ये पहली बार था जब व्हाइट नाइट हार्वे डेंट के अंदर की काली परछाई बाहर आती है। बैटमैन वहां पहुंचता है और हार्वे को रोकता है। वो कहता है अगर तुमने कानून तोड़ा तो जोकर जीत जाएगा। ब्रूस अब एक बड़े फैसले पर पहुंच गया है। वह तय करता है कि वह हार्वे और गोथम की जान बचाने के लिए अपना नकाब उतार देगा। वह कल सुबह पुलिस के सामने अपनी सच्चाई बयान कर देगा। इधर कमिश्नर गॉर्डन की मौत के बाद शहर का गुस्सा अब बैटमैन पर फूट रहा था। ब्रूस वेन अब एक ऐसी दीवार के सामने खड़ा था जहां से उसे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। वह अल्फ्रेड से कहता है
कि लोग मर रहे हैं अल्फ्रेड, मैं क्या करूं। अल्फ्रेड उसे याद दिलाता है कि कभी कभी हीरो बनने का मतलब सिर्फ लड़ना नहीं बल्कि हार मान लेना भी होता है ताकि लोग सुरक्षित रहे। ब्रूस अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाता है। वह तय कर चुका है कि वह दुनिया को बता देगा कि ब्रूस वेन ही बैटमैन है। हार्वी डेंट प्रेस के सामने खड़ा है, लोग चिल्ला रहे हैं, गुस्सा सातवें आसमान पर है। ब्रूस भीड़ में खड़ा होकर बस बोलने ही वाला होता है, लेकिन तभी हार्वी डेंट कुछ ऐसा करता है जो सबको हैरान कर देता है। हार्वी कहता है, बहुत हो गया, अगर आप बैटमैन को चाहते हैं तो वो मैं हूँ। हार्वी डेंट ने गौथम के लिए सबसे बड़ा झूठ बोला। उसने खुद को बैटमैन घोषित कर दिया ताकि असली बैटमैन ब्रूस बाहर रहकर जोकर को पकड़ सके। हार्वी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस उसे जेल ले जाने के लिए एक बख्तर बंद ट्रक में बैठा दे। ब्रूस हैरान है, लेकिन वह जानता है कि यह जोकर को बाहर निकालने का इकलौता मौका है। जोकर को जैसे ही खबर मिलती है कि बैटमैन पकड़ा गया है, वह अपनी पूरी ताकत के साथ पुलिस के काफिले पर हमला कर देता है। एक विशाल ट्रेलर और ढेर सारे हथियारों के साथ जोकर सड़क पर मौत का तांडव शुरू करता है। वह पुलिस की गाड़ियों को एक एक करके तबाह कर देता है। वह ट्रक पर गोलियों की बौछार करता है जिसमें हार्वी बैठा है। तभी सन्नाटे को चीरते हुए डम्बलर यानी बैटमैन की गाड़ी की एंट्री होती है। तभी जोकर एक आरपीजी लॉन्चर से बैटमैन की गाड़ी पर हमला करता है। बैटमैन हार्वी को बचाने के लिए उस मिसाइल को खुद पर ले लेता है। डम्बलर पूरी तरह डैमेज हो जाता है, लेकिन बैटमैन हार नहीं मानता। वह अपनी बाइक को इजेक्ट करता है और मलबे से बाहर निकालता है। वह अपनी बाइक को दीवारों पर चढ़ाते हुए और कारों के नीचे से निकालते हुए जोकर के ट्रक की तरफ बढ़ता है। जोकर चिल्लाकर कहता है, चलो ना, मैं चाहता हूँ कि तुम यह करो। बैटमैन अपनी बाइक की केबल्स का इस्तेमाल करके जोकर के विशाल ट्रक को बीच सड़क पर उल्टा कर देता है। ट्रक हवा में लहराते हुए पलट जाता है। जोकर मलबे से बाहर निकलता है, खुला लड़खड़ाता है, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी वही डरावनी मुस्कान है। वह सड़क के बीच खड़ा हो जाता है और बैटमैन की तरफ बढ़ती बाइक को देखकर कहता है, हिट मी। बैटमैन उसे नहीं मारता और अपनी बाइक मोड़ लेता है, जिससे वह गिर जाता है। तभी एक पुलिस वाला पीछे से आकर जोकर के सिर पर बंदूक रखता है। जब वह अपना हेलमेट उतारता है तो पता चलता है कि वह कोई और नहीं बल्कि जिम गॉर्डन है। गॉर्डन मरा नहीं था, उसने अपनी मौत का नाटक किया था ताकि वह जोकर को रंगे हाथों पकड़ सके। जोकर आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में आ ही जाता है। पूरा गोथम जश्न मना रहा है। हार्वी डेंट सुरक्षित है और जोकर जेल की सलाखों के पीछे। लेकिन जोकर के लिए यह कोई हार नहीं थी, यह उसकी योजना का हिस्सा था। उसे पुलिस स्टेशन के लॉकअप में रखा जाता है। गॉर्डन उसे देखने जाता है। जोकर वहां बैठकर तालियां बजा रहा है क्योंकि गॉर्डन को नया कमिश्नर बना दिया गया है। गॉर्डन उसे समझने की कोशिश करता है, लेकिन जोकर सिर्फ पहेलियां बुझाता है। तभी बैटमैन अंधेरे से निकल कर आता है और जोकर से पूछताछ शुरू करता है। इंटेरोगेशन रूम का यह सीन सिनेमा के इतिहास के सबसे बेहतरीन सीन्स में से एक है। जोकर बैटमैन को बताता है कि तुम मुझे मार नहीं सकते क्योंकि तुम्हारे अपने उसूल है और मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता क्योंकि तुम बहुत दिलचस्प हो। वह बैटमैन को समझाता है कि इस शहर के लोग उसे तब तक ही प्यार करेंगे जब तक उन्हें उसकी जरूरत है। जैसे ही काम निकल जाएगा वे उसे कुत्ते की तरह बाहर फेंक देंगे। बैटमैन अपना आपा खोने लगता है और जोकर को बीटने लगता है, लेकिन जोकर हंसता है। वह कहता है, तुम्हारे पास मुझे डराने के लिए कुछ नहीं है। वह असली राज खोलता है। वह बताता है कि उसने हार्वी डेंट और रेचल रॉस दोनों को किडनैप कर लिया है और वे दो अलग अलग जगहों पर विस्फोटक के साथ बंधे हुए हैं। और सबसे भयानक बात, बैटमैन के पास इतना कम वक्त है कि वह सिर्फ एक को ही बचा सकता है। जोकर उसे तोहफा दे देता है। बैटमैन तुरंत रेचल को बचाने के लिए निकलता है और गॉर्डन की टीम हार्वी की तरफ बढ़ती है। बैटमैन अपनी पूरी रफ्तार से उस पते पर पहुंचता है जहां उसे लगता है कि रेचल है, लेकिन जैसे ही वह दरवाजा तोड़कर अंदर घुसता है उसे रेचल नहीं बल्कि हार्वी डेंट मिलता है। जोकर ने पते बदल लिए थे। उसने बैटमैन के साथ दिमागी खेल खेला था। वो तभी धमाका होता है। बैटमैन हार्वी को खींचकर बाहर निकाल लेता है, लेकिन आग की लपटें हार्वी के आधे चेहरे को झुलसा देती हैं। दूसरी तरफ गॉर्डन समय पर नहीं पहुंच पाता। रेचल जिस इमारत में थी वह पूरी तरह तबाह हो जाती है। रेचल रॉस मर चुकी है। ब्रूस की जिंदगी का इकलौता प्यार और गौथम की उम्मीद दोनों एक पल में राख हो गए। लेकिन असली तबाही तो अभी शुरू होनी थी। पुलिस स्टेशन के अंदर जोकर ने एक सिपाही को उकसाकर उसे बंधक बनाया और पेट में छिपाए हुए एक मोबाइल बम के जरिए पूरे स्टेशन को उड़ा दिया। वह लौ को लेकर वहां से फरार हो गया। रेचल अब इस दुनिया में नहीं रही। ब्रूस उस जली हुई इमारत के मलबे के सामने खड़ा है जहाँ उसकी बचपन की दोस्त और उसकी इकलौती उम्मीद राख हो चुकी थी। गौथम की बारिश भी उस आग को नहीं बुझा सकती थी जो अब ब्रूस के अंदर जल रही थी। अल्फ्रेड को रेचल का एक खत मिलता है। उस खत में रेचल ने लिखा था कि उसने हार्वी डेंट को चुन लिया है और वह ब्रूस का इंतजार नहीं कर सकी। अल्फ्रेड जानता है कि यह सच ब्रूस को पूरी तरह तोड़ देगा, इसलिए वह उस खत को छिपा देता है। वह ब्रूस को संभालता है, लेकिन ब्रूस अब अपराधी महसूस कर रहा है। उसे लगता है कि बैटमैन की जिद ने रेचल की जान ली। उधर अस्पताल के सफेद कमरों के बीच हार्वी डेंट होश में आता है। जब वह अपना चेहरा आईने में देखता है तो उसकी चीख पूरे अस्पताल में गूंज उठती है। उसका आधा चेहरा सुंदर है
लेकिन आधा हिस्सा मांस और हड्डियों का एक डरावना मंजर बन चुका है। वह अब हार्वे डेंट नहीं रहा। उसका वह सिक्का जो कभी उसकी किस्मत का प्रतीक था अब एक तरफ से जलकर काला हो चुका है। कमिश्नर गॉर्डन हार्वे से मिलने अस्पताल आता है। वह माफी मांगना चाहता है लेकिन हार्वे का गुस्सा सातवें आसमान पर है। वह गॉर्डन को अपनी बर्बादी का जिम्मेदार मानता है। वह कहता है तुमने मुझे एक ऐसा नाम दिया था टू फेस, आप देखो मैं वाकई वो बन गया हूँ। हार्वे अब कानून पर भरोसा खो चुका है। उसे लगता है कि किस्मत ही इकलौता इंसाफ है। इधर जोकर अपना अगला पता खेलता है। वह माफियाओं के पास वापस जाता है। लाओ और माफिया के सारे पैसे एक विशाल गोदाम में ढेर लगे हुए। करोड़ों अरबों डॉलर की नकदी का वह पहाड़ देखकर किसी की भी आंखें चौंध जाए। माफिया खुश है कि उनका पैसा मिल गया, लेकिन जोकर उस नोटों के ढेर पर गैसोलीन छिड़क देता है। वह एक माचिस चलाता है और उस करोड़ों डॉलर की दौलत को आग लगा देता है। माफिया चीखते रह जाते हैं लेकिन जोकर बस हंसता है। जोकर के लिए पैसा कभी मकसद था ही नहीं। वह साबित करना चाहता था कि यह दुनिया कितनी खोखली है, लेकिन जोकर का असली शिकार तो अस्पताल में था। वह नर्स की वर्दी पहनकर हार्वे डेंट के कमरे में घुसता है। जोकर हार्वे के पास बैठता है और उसे समझाता है कि वह कातिल नहीं है। वह कहता है क्या मैं तुम्हें एक ऐसा इंसान लगा हूँ जिसके पास कोई प्लान हो? मैं बस एक कुत्ता हूँ जो कादों का पीछा करता है। मुझे पता ही नहीं होगा कि अगर मैं ईद को पकड़ लूँ तो क्या करना है। वह हार्वे के दिमाग में ये बात डाल देता है कि लेचल की मौत का असली जिम्मेदार बने वही भ्रष्ट सिस्टम और पुलिस है। जोकर कहता है कि अराजकता सबसे निष्पक्ष होती है क्योंकि इसमें कोई भेदभाव नहीं होता। वह हार्वे के हाथ में एक लोडेड गन थमा देता है और अपना सिर उसकी नली के सामने रख देता है। वह हार्वे को मौका देता है या तो उसे मार दो या फिर अराजकता का हिस्सा बन जाओ। हार्वे अपना जला हुआ सिक्का उछालता है, इसमें जोकर का साथ देती है। जोकर अस्पताल को धमाकों से उड़ा देता है। धुएं और आग के बीच से जोकर एक नर्स की ड्रेस में झूमता हुआ निकलता है जैसे उसने कोई बहुत बड़ा मजाक किया हो। पीछे अस्पताल मलबे में तब्दील हो जाता है। अब गोथम में एक नया राक्षस पैदा हो चुका था, टू फेस। हार्वे डेंट अब उन सभी लोगों का शिकार करना शुरू करता है जिन्होंने उसे धोखा दिया था। वह उन पुलिस वालों को ढूंढता है जो माफिया के लिए काम कर रहे थे। वह एक बार में जाता है, एक भ्रष्ट अफसर को पकड़ता है और अपना सिक्का उछालता है और बोलता है हेस यू लिव टेल्स यू डाई। सिक्का गिरता है, तेल आता है। हार्वे बिना पलक झपकाए उसे गोली मार देता है। शहर में अब पूरी तरह अफरा तफरी मच चुकी है। जोकर टीवी पर लाइव आता है और गोथम के लोगों को धमकी देता है कि अगर वो शहर छोड़कर नहीं गए तो वे सब मारे जाएंगे। वह कहता है कि शहर के पुल और सुरंगें अब सुरक्षित नहीं है। लोग पागलों की तरह शहर से भागने की कोशिश कर रहे हैं। बैटमैन को अब अपनी हदें पार करनी पड़ती है। वो ल्यूशियस फॉक्स की मदद से गोथम के हर मोबाइल फोन को एक सर्विलांस डिवाइस में बदल देता है। यह एक ऐसी तकनीक है जो किसी की भी प्राइवेसी को खत्म कर सकती है। ल्यूशियस इस बात से दुखी है। वह कहता है कि यह अनैतिक है, लेकिन बैटमैन कहता है कि जोकर को पकड़ने के लिए मुझे यह करना ही होगा। गोथम की नदी के बीचों बीच दो विशाल जहाज फंसे हुए थे। सन्नाटा इतना गहरा था कि लहरों की आवाज भी किसी चीख जैसी लग रही थी। एक जहाज पर आम शहरी थे, परिवार, बच्चे और मासूम लोग। दूसरे जहाज पर गोथम के सबसे खतरनाक अपराधी और कैदी थे। जोकर की आवाज उन दोनों जहाजों के लाउड स्पीकर पर गूंजती है। वह कहता है आज रात तुम सब एक खेल का हिस्सा हो। दोनों जहाजों के डेक पर एक रिमोट रखा है। वह रिमोट दूसरे जहाज में लगे एक बम का है। अगर तुम 12 बजे से पहले दूसरे जहाज को डिस्ट्रॉय कर देते हो तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा, लेकिन अगर किसी ने बटन नहीं दबाया तो मैं दोनों शिप्स को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। वह साबित करना चाहता था कि मौत के डर से अच्छा इंसान भी जानवर बन जाता है। उधर हार्वे डेंट कमिश्नर गॉर्डन के परिवार को किडनैप कर लेता है। वह उन्हें उसी जगह ले जाता है जहां रेचल की मौत हुई थी। हार्वे का इंसाफ अब अपनी चरम सीमा पर था। इधर जोकर ने इंसानी फितरत पर दांव खेला था। उसे यकीन था कि अपनी जान बचाने के लिए सभी लोग उन कैदियों को मार देंगे और कैदी अपनी जान बचाने के लिए आम लोगों वाले जहाज पर बहस शुरू हो जाती है। एक आदमी चिल्लाता है वे लोग अपराधी हैं, उन्होंने अपनी सजा खुद चुनी है, हमें उनके लिए क्यों मरना चाहिए। लोग वोटिंग करते हैं। डर उनके चेहरों पर साफ दिख रहा था। उधर कैदियों वाले जहाज पर सन्नाटा था। वहां के गार्ड्स डरे हुए थे। तभी एक विशाल गाय कैदी जिसका शरीर टैटू से भला था आगे बढ़ता है। वह गार्ड के पास जाता है और कहता है मुझे वो रिमोट दो। गार्ड कांपते हाथों से उसे रिमोट थमा देता है। सबको लगता है कि अब वो कैदी दूसरे जहाज को डिस्ट्रॉय कर देगा, लेकिन उस कैदी ने रिमोट को शिप की विंडो से बाहर समुद्र में फेंक दिया। वह साबित करता है कि जिसे दुनिया राक्षस समझती है उसके अंदर भी एक आत्मा बाकी है। दूसरी तरफ आम नागरिकों के जहाज पर एक बुजुर्ग शख्स रिमोट उठाता है। उसके हाथ कांप रहे हैं। वह विंडो से बाहर दूसरे शिप को देखता है। वह बटन दबाने ही वाला होता है, लेकिन उसके अंदर आत्मा उसे रोक देती है। वह हार मान लेता है और रिमोट वापस रख देता है। जोकर का यह प्रयोग फेल हो रहा था। उसने सोचा था कि लोग एक दूसरे को मार डालेंगे, लेकिन गोथम के लोगों ने मरने को चुना, हत्या करने को नहीं। लेकिन जोकर के पास अभी भी एक मास्टर प्लान था। उधर बैटमैन गोथम की एक अधूरी बनी इमारत में पहुंचता है। ल्यूशियस फॉक्स की बनाई सोनार टेक्नोलॉजी के जरिए वह पूरी बिल्डिंग का 3D मैप देख रहा है। उसे पता चलता है कि जोकर ने वहां बंधकों को रखा है, लेकिन यहाँ एक और चालाकी थी। जोकर ने बंधकों को जोकर मास्क पहना दिया था
और अपने गुंडों को डॉक्टर की ड्रेस पहनाती थी। पुलिस की स्वाट टीम जैसे ही अंदर घुसती है, वे गलती से उन निर्दोष बंधकों को ये अपराधी समझकर मारने वाले होते हैं। बैटमैन को अब अपनी ही पुलिस से फाइट करना होगा ताकि वह बेगुनाहों को बचा सके। वह अपनी जेब की मदद से उस बिल्डिंग की विंडो से अंदर घुसता है, स्वाट टीम को विंडो से बाहर खींचता है और बंधकों को सुरक्षित करता है। वह एक साई की तरह काम कर रहा था, वह पुलिस को भी बचा रहा था और अपराधियों को भी खत्म कर रहा था। अंत में वह जोकर तक पहुंच ही जाता है। जोकर एक कुत्ते के साथ वहां बैठा है और उसे देखकर मुस्कुराता है। जोकर उस पर हमला करता है, दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है। जोकर बैटमैन को नीचे गिरा देता है और उसे पीटने लगता है। वह कहता है, तुमने सोचा था कि तुम इस शहर को बचा लोगे, देखो इन जहाजों को, अब 12 बजने वाले हैं और आतिशबाजी शुरू होने वाली है। 12 बजते हैं। जोकर अपना रिमोट दबाता है लेकिन कुछ नहीं होता, दोनों जहाज सुरक्षित थे। जोकर का चेहरा उतर जाता है। बैटमैन उसे उठाकर इमारत के किनारे से नीचे फेंक देता है, लेकिन अंतिम समय में बैटमैन उसे अपनी केबल से होल्ड कर लेता है। जोकर हवा में उल्टा लटका हुआ है और पागलों की तरह हंस रहा है। वह कहता है, तुम वाकई महान हो, तुम मुझे मार नहीं सकते और मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। हम यह खेल हमेशा के लिए खेल सकते हैं। बैटमैन कहता है कि शहर ने साबित कर दिया है कि वह अच्छाई पर भरोसा करता है, लेकिन जोकर अपनी बिगेस्ट विन का खुलासा करता है। वह कहता है, मैंने गोथम की आत्मा को भ्रष्ट करने के लिए तुम्हें नहीं चुना था, मैंने हार्वे डेंट को चुना था। उसे पता था कि अगर उसे मारना आसान है तो उसे मनाना और भी आसान है। जोकर बताता है कि हार्वे डेंट अभी कातिल बन चुका है और वह गॉर्डन के परिवार को मारना चाहता है। बैटमैन को एहसास होता है कि जोकर जीत चुका है, भले ही वह एक बिल्डिंग की छत से लटका हुआ है। अब तक सब कुछ जोकर के हिसाब से चल रहा था, लेकिन असली डर अभी बाकी था। बैटमैन जोकर को पुलिस के हवाले करके हार्वे डेंट की तलाश में निकलता है। जिम गॉर्डन वहां घुटनों के बल बैठा है, उसकी आंखों में आंसू है और उसके सामने है वह इंसान जिसे उसने कभी अपना सबसे भरोसेमंद दोस्त माना था। हार्वे चिल्लाता है, तुमने मुझसे झूठ बोला गॉर्डन, तुमने कहा था कि हम सुरक्षित हैं, तुमने कहा था कि सब ठीक हो जाएगा, पर कुछ नहीं हुआ और तुम लोगों ने मेरी रेचल को छीन लिया। इतना कहकर हार्वे ने गॉर्डन के बेटे के सिर पर बंदूक तान दिया। तभी अंधेरे से बैटमैन की आवाज आती है, वह धीरे धीरे सामने आता है। हार्वे अपनी बंदूक बैटमैन की तरफ घुमा देता है। बैटमैन उसे समझाने की कोशिश करता है, हार्वे जो तुम्हारे साथ हुआ वह नाइंसाफी थी, लेकिन मासूमों को मारना उसका जवाब नहीं है। हार्वे हंसता है और कहता है, दुनिया बेदर्द है बैटमैन, और इस बेदर्द दुनिया में निष्पक्ष होने का सिर्फ एक ही रास्ता है, किस्मत। वह अपना जला हुआ सिक्का निकालता है। वह कहता है कि आज रात 3 लोगों की किस्मत का फैसला होगा। हार्वे सिक्का उछालता है, सिक्का गिरता है, वह जली हुई तरफ फेस पर उड़ता है। हार्वे बिना सोचे बैटमैन के पेट में गोली मार देता है। बैटमैन जमीन पर गिर जाता है। अब बारी खुद हार्वे की थी। वह फिर से सिक्का उछालता है, इस बार साफ हिस्सा हेड्स आता है। हार्वे खुद को कुछ नहीं करता और अंत में वह गॉर्डन के बेटे की तरफ घूम जाता है। गॉर्डन चीखता है, नहीं, उसे जाने दो, मुझे मार दो। हार्वे कहता है कि रेचल की जान गई क्योंकि जोकर ने उसे चुना, अब तुम्हारे बेटे की जान जाएगी क्योंकि किस्मत उसे चुनेगी। जैसे ही हार्वे सिक्का उछालने के लिए हवा में हाथ बढ़ाता है, बैटमैन अपनी बची हुई पूरी ताकत इकट्ठा करके हार्वे को इमारत के किनारे से धक्का देता है। दोनों कई फीट नीचे गिरते हैं। गॉर्डन भागकर अपने बेटे के पास जाता है और उसे गले लगा लेता है। उसका बेटा सेफ था, लेकिन नीचे हार्वे डेंट मर चुका था। गॉर्डन नीचे उतरता है और बैटमैन के पास पहुंचता है, जो बुरी तरह घायल है। वे दोनों हार्वे की लाश को देखते हैं। गॉर्डन कहता है, जोकर जीत गया, उसने शहर के सबसे अच्छे इंसान को हमारे जैसा बना दिया। जब लोगों को पता चलेगा कि हार्वे एक कातिल था तो वे हार मान लेंगे, हमारी सारी केस, सारी गिरफ्तारियां सब खत्म हो जाएंगे। जोकर ने गोथम की उम्मीद ही मार दी। बैटमैन धीरे से उठा। वह जानता है कि गोथम को एक मसीहा की जरूरत है। वह गॉर्डन की तरफ देखता है और एक ऐसा फैसला लेता है जो कोई और नहीं ले सकता था। वह कहता है, नहीं, जोकर नहीं जीत सका, शहर को हार्वे डेंट पर अपना भरोसा रखने की जरूरत है। गॉर्डन पूछता है, लेकिन सच का क्या? बैटमैन जवाब देता है, कभी कभी सच काफी नहीं होता, कभी कभी लोगों को उससे ज्यादा की जरूरत होती है। बैटमैन फैसला करता है कि वह हार्वे के किए गए सारे खून अपने सिर ले लेगा। वह दुनिया को बताएगा कि बैटमैन ने उन पुलिस वालों को मारा। बैटमैन ने गॉर्डन के परिवार को डराया, एक महान बलिदान था। उधर पुलिस और कुत्ते बैटमैन का पीछा शुरू कर देते हैं। बैटमैन जो घायल है अंधेरे की ओर भागता है। वह अपनी बाइक बैटबॉर्ड पर सवार होकर गोथम की उन गलियों में ओझल हो जाता है जिन्हें उसने बचाया था। गॉर्डन का छोटा बेटा जो यह सब देख रहा है अपने पिता से पूछता है, पापा वो भाग क्यों रहा है? उसने तो हमें बचाया था, फिर पुलिस उसका पीछा क्यों कर रहे हैं? गॉर्डन अपने बेटे की तरफ देखता है और उससे कहता है, क्योंकि वह वो हीरो है जिसका गॉथम हकदार है, लेकिन वो नहीं जिसकी उसे अभी जरूरत है, इसीलिए हम उसका पीछा करेंगे क्योंकि यह सह सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हार्वे डेंट का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जा रहा है। गॉर्डन मंच पर जाके हार्वे की तारीफों की पुल बंद है। वहीं दूसरी तरफ अल्फ्रेड ने रेचल को दिया हुआ खत चला दिया भी, जिसमें उसने हार्वे को चुनने की बात कही थी। अल्फ्रेड जानता है कि अगर ब्रूस को यह पता चला तो वह अंदर से पूरी तरह खत्म हो जाएगा। वह ब्रूस की आखिरी उम्मीद को एक सफेद झूठ के जरिए बचा लेता है और हमारी कहानी यही खत्म हो जाती है। अगर ऐसे ही बैटमैन की और भी मूवी चाहिए तो कमेंट करो।